दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित हो चुका है, पास हो चुका है और अब इसको राष्ट्रपति के पास पहुंचना है। लेकिन जैसे ही देर रात दोनों सदनों में बैक टू बैक बिल पास हुए, वैसे ही मुस्लिम समाज के लोगों की बेचैनी बढ़ी और उनको ये डर सताने लगा कि आखिर उनकी वक्फ की संपत्तियों पर कोई ना कोई अड़चन ना आ जाए, कोई समस्या पैदा ना हो। और ऐसे में तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम नेताओं से लेकर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये बिल गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। उधर भाजपा के या उससे जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि जो बिल है ये मुस्लिमों के फेवर की बात है, मुस्लिमों के लिए अच्छा है। लेकिन इस पर आवाम क्या राय रखती है और ख़ासतौर से वो नौजवान क्या राय रखते हैं जो समाज सेवा में उतरे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त उमर अनवार मौजूद हैं और एक समिति मेरठ के अंदर चलाते हैं। इनके पास पहुंचे हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बिल पास हुआ है इस पर इनकी क्या राय है और ये क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। दोनों सदनों में बिल पास हो गया है और लगभग कानून बनना तय है, क्या कहेंगे इसके लेकर सर? देखिए, ये बिल जो पास हुआ है, मेरा अपना ये मानना है कि ये मुस्लिम की जुटाई हुई, मुस्लिमों के बुजुर्गों की जुटाई हुई ये संपत्ति है। इसमें सरकार का दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। सरकार जो होती है, सरकार के लिए पूरे ही देश की आवाम जो है, हर मजहब हर जाति के लोग जो है एक समान होते हैं। इसमें सरकार की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर और बहुत सारी ज़रूरतें हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, देश को डेवलप करने की ज़रूरत है। आज देश की जितनी बड़ी आबादी है, आज समथिंग जो है 80 लाख के करीब जो है 80 करोड़, सवा करोड़, 100-150 करोड़ जनसंख्या है लगभग। और जहाँ तक देखा जाता है 40% अवाम जो है देश की फ्री का नाच खा रही है आज। इस पे चर्चा होनी चाहिए देश के सदन के अंदर, राज्यों के सदनों के अंदर, है कि किस तरीके से देश की आवाम को, देश की जनरेशन को जो है ऊपर लाया जाए, ना ही कि किसी धर्म जाति के ऊपर जो है कोई ऐसी विचारधारा, ऐसे कानून तो आपका कहना ये है कि जो वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, ये खास तौर से मुस्लिमों के जो हक हकूक हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, उन पर प्रहार है? जी जी, बिल्कुल प्रहार है इस पर। मुस्लिमों को इससे एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसका खामियाजा जो है आने वाले वक्त में दिख रहा है कि क्या हो सकता है। मुस्लिमों के हाथ से संपत्ति जाती हुई दिख रही है। एक तरफ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि इसमें जो है मुस्लिमों को जो है कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नॉन मुस्लिम इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो मेरी माननीय गृह मंत्री जी से भी अपील है कि जब इसमें कोई ऐसा मसला है कि कोई भी मुस्लिमों को नुकसान नहीं है, वक्फ की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं है, तो ऐसा कानून होना नहीं चाहिए था। गृह मंत्री जी को देश की आने वाली जनरेशन जो है उनकी शिक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जो देश का हिंदू मुस्लिम हर जाति का लोग जो हैं एक भाईचारा, एक मिसाल बनकर, जिस तरीके से भारत एक सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो आज भी अगर हम चाहें पूरा देश मिलकर, भारत के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, गृह मंत्री से लेकर एक मुझ जैसा एक हिंदुस्तान का नागरिक भी, अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें सब भाईचारे के साथ। देखिए, नागरिक तो सभी हैं देश के और सभी इसी मिट्टी पे पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी पे रहने वाले हैं। तो आपसी भाईचारा अगर कायम होगा, एक फैमिली के अंदर अगर भाईचारा कायम हो, ये जो बिल है ये भाईचारा तोड़ने वाली बात है क्या? जी जी जी, बिल्कुल है। अच्छा, प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। इसमें आपको क्या लगता है कि इस बिल के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और आप क्या मान रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भविष्य में? देखिए, ये तो पूरा देश देख रहा है, देश के आज पूरी दुनिया देख रही है
कि क्या इम्पैक्ट इस पे पड़ने वाला है और क्या हो सकता है। यानी आज आप ये देखिए, जब भी कोई कानून देश के अंदर लागू होता है, हम किसी कानून के या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, और बात कही जाए कि अगर हिंदू और मुस्लिम वाली, तो देश के सारे ही जितने भी बड़े नेता हैं ओवैसी साहब को अच्छा, आपको छोड़कर। क्यों लगता है, ऐसा क्या लगता है कि ये बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी? और आपने कहा तमाम मसले हैं, बिल की आवश्यकता थी ही नहीं, तो क्या मान रहे हैं कि सरकार की क्या मंशा हो सकती है जो बिल लेकर आए हैं? और धर्म, आपने कहा सभी बराबर हैं और भी धर्म है, हालांकि विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आज तो वक्त का नंबर है, कल क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं, सबका नंबर लगेगा, सबकी संपत्तियों को कब्जा लिया जाएगा और मित्रों को दे दिया जाएगा, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन फिर भी आप क्या मंशा मानते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों क्यों चाह रही है? देखिए, मंशा तो जो जिस अल्फाज को बोलता है वो बेहतर जानता है कि उनकी क्या मंशा है। बाकी मैं इतना कहना चाहूँगा, इसमें ये विपक्ष जितना भी बैठा हुआ है, जितनी भी सेकुलरिज्म पार्टियां हैं, आज देश के हित में और देश के लोग नागरिकों के हित में कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। सबको अपनी सीट का मुफाद है, इन लोगों को भी। उसमें बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय लोकदल हो। आज आप देखें, राष्ट्रीय लोकदल ने भी मुस्लिमों से वोट ली है, और आपका नीतीश कुमार जी ने मुस्लिमों से वोट ली है, चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिमों से ली है, पासवान जी ने मुस्लिमों से वोट ली है। आज कहाँ है ये लोग? तो देश के मुसलमानों को तो ये सेकुलर पार्टियां सिर्फ यूज करती हैं। लेकिन उमर भाई, Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. ये बताइए, आपको क्या लगता है कि वफ्त के क्या क्या मतलब जो वफ्त की चीजें हैं आवाम के लिए क्या क्या होना चाहिए, वफ्त क्या करता है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वफ्त की आवाम के काम आती हैं? कुछ बताना चाहेंगे इस पर? देखिए, वफ्त की ज़मीन जो है, ये जहाँ तक हम देखते हैं, इसमें बहुत सारी देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर मस्जिदें भी हैं। कुछ ज़मीनें ऐसी पड़ी हुई हैं जो मार्केटें पड़ी हुई हैं आज भी, उसमें लोगों ने कुछ गलत भी किया है, ऐसा नहीं है। वहीं आ रहा था कि आपको नहीं लगता कि आपके ही लोगों ने वफ्त के साथ वो सब किया जो दूसरे नहीं कर पाएंगे, और जब अगर दूसरा करना चाह रहे हैं तो वफ्त चिल्ला रहे हैं। 100 करोड़ की बंदरबाट कर ली जा रही, खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। जिनको रक्षक बनाया था वो भक्षक बनकर बैठ गए और जमीनों को बेच दिया गया, दुकानें बेच दी हैं, किरायों पर दिया है, और सब तमाम तरीके प्रोपेगेंडे अपना करके जमीन अंदर की है। और ये तमाम अखबारों ने छापा है कि मेरठ के अंदर अगर बात कर ली जाए तो करीब करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन की यहाँ बात की जा रही है जो खुर्द-बुर्द कर दी गई। तो ये तो मौका दिया है आप लोगों ने, गवर्नमेंट को मौका दिया है ना जी। हमारे ही इसमें कुछ लोग शामिल भी हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप अच्छा या बुरा दुनिया के अंदर जैसा भी करेंगे, उसका, अब मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि जन्नत और जहन्नुम है, और हिंदू धर्म में कहते हैं स्वर्ग और नरक है नहीं? हिसाब सबको देना होगा। इसमें बहुत बड़े हमारे कुछ मुस्लिम लोग भी हैं जिन्होंने, मैं कहूँगा कि जिन्होंने पे जो भी सत्ता के अंदर आए, उन्होंने वक्त का फायदा उठाया और वक्त के साथ साथ अपनी जमा पूंजी बनाने का काम किया, और जो एक बार MP MLA विधायक बन गया, उसके ही कोठी बंगले बनते चले गए। आम जनता वहीं की वहीं है। ठीक है। आपको नहीं लगता कि जो एक चोला है धार्मिक, कह सकते हैं धर्मगुरु का चोला है, चाहे कोई भी धर्मगुरु रहा हो, किसी भी बिरादरी में रहा हो या किसी भी जात पात में रहा हो, आपको लगता है ये चोला पहन करके बड़ी आसानी हो जाती है चीजों को अंदर करने में? आप ही के यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव गमांड से आए थे और कुछ नहीं था, और आज बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। तो अब 10,000 रुपए की तनख्वाह में कहाँ से संपत्ति इकट्ठे हो जाती है? और वक्त की संपत्तियां कहाँ चली गई हैं? इतने बड़े लेवल पर संपत्ति थी। अब देखो, मवाना, सरदना और फलाउदा, इसके अलावा किठोर और कंकरखेड़ा, तमाम संपत्तियां जो जमीनें थी वक्त की, वो कहाँ चली गई? देखो, इसमें ये भी है जो आप कह रहे हैं, लोग जो है जहाँ पर वो मुंतखब कर दिए जाते हैं एक अच्छा इंसान समझकर, उन लोगों को फिर जिस मकसद
के लिए वहाँ पे बिठाया जाता है जिस मनसब के ऊपर, वो अपना वक़ार, अपना वजूद भूलकर एक दुनिया की दौड़ में लग जाते हैं, माल को बटोरने की जुस्तजू में लग जाते हैं, और उन्हें कहाँ आवाम है, कहाँ कौम है, कहाँ समाज है, वो लोग सबको भूल जाते हैं, है नहीं। तो इसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी भुगतान ये करना पड़ रहा है आज मुस्लिम कौम को, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात ये कह रहा है विपक्ष के जो मूलभूत समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, या बड़ी जो टेंशनें हैं देश के ऊपर, उनको दबाने के लिए, उनको भुलाने के लिए, उनको इग्नोर करने के लिए इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं, जिससे कि बिल भी पास हो गया और जो दूसरी चीजें से टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, टैरिफ लगाया ट्रंप ने और बड़ा हाहाकार मचा है मंडियों के अंदर, उस पर बात नहीं हो रही है, वक्फ बोर्ड पर बात होने लगी है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक चीज निकल कर आ रही है सामने। देखिए, यहाँ देश की संसद रात को 2 बजे 4 बजे चल रही है, उधर 1:30-2 बजे करीब में ट्रम्प जो है टैरिफ लगा रहे हैं, वो भी 26% है। इस चीज़ को पक्ष और विपक्ष दोनों ही भूले बैठे हैं। मेरा कहना यही है कि हम जाति राजनीति ना करके देश के अंदर जिस तरीके से अब से पहले भी सरकारें रही हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो मेरा अपना जाति ये मानना है, और इस बात को मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी से भी कोई बुग़्ज़ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से और पार्टियां चलती हुई आई हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से चलती है, तो मैं खुद भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की और दिलाने की जिम्मेदारी मैं भी लेता हूँ। और आपका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी सेकुलरिज्म थोड़ा सा अपना ले तो बुरी नहीं है, क्योंकि पुरानी पार्टियों में भी तमाम चीजें हुई है, अमेंडमेंट तो पुरानी पार्टियों में हुए हैं, ऐसा है ना। भाई देखो, कांग्रेस ने एक बहुत बड़े लेवल पे भारत के मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी अपने रंग में आई है, जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं। तो ये सब लोग जो हैं, ये सेकुलर का जो ये चोला पहन के बैठे हुए हैं, ये कहीं मुस्लिमों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। जिसका दाव जहां बैठता है वो वहीं अपने पत्ता फेंक देता है और अपना सीट पे काबिज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नीतीश नायडू, आप जयंत चौधरी साहब को देखिए, आज उन्होंने 19 में जो है मुस्लिमों की महागठबंधन करके जो है मुस्लिमों से वोट ली है, और फिर 22 में समाजवादी के साथ गठबंधन करके उन्होंने भी मुस्लिमों से वोट ली है। आज अगर जो अखिलेश यादव को कहीं से या मायावती को कहीं से कोई ऐसा रुतबा मिलता है कि भाई आपको जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, आपको गृह मंत्री बना दिया जाए, तो मेरा मानना यह है कि ये भी पलटी मार जाएंगे। तो फिर भारतीय जनता पार्टी से भी मेरी ये गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी भी अगर सेकुलरिज्म इख्तियार कर ले तो मुसलमानों को वोट देने से ऐतराज नहीं है इन्हें भी। अब ऐसे में जो मुस्लिम लीडर्स हैं जो इन पार्टियों में बने हुए हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि साहब इस्तीफा दे दीजिए, नीतीश नायडू ने बहुत बड़े लेवल पर वोट लिया है, वहाँ इस्तीफा दे दीजिए, और बिहार में चुनाव होना है। हालांकि तमाम तरीके की राजनीति शुरू हो गई है, और कई नेताओं ने तो बाहर निकल कर कहा सदन से कि हम अब सदन में हमने जो किया सो किया, हमने वोट दिया खिलाफ, अब हम जाएंगे सड़कों पर और वहाँ जो जनता से बात करेंगे जाके। अब जब बिल बनने जा रहा है तो जनता से बात करके क्या फायदा? तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति की रोटी सेकने की काम किया जाएगा, ये कोशिश की जा रही है? देखिए, ये काम अब से उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, अब से 15-20 साल पहले जो है पुरजोरों पे समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता हुआ करती थी, और मुसलमान एक अच्छे उरूज में उत्तर प्रदेश के अंदर एक लीडरशिप में आते थे, ठीक है। अगर ये लोग उस दौर में कुछ करके चलते मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, हैं, जो बच्चा 1995 के 90 के दशक में पैदा हुआ है, आज वो 25-30 साल की उम्र के अंदर है, तो कम से कम अगर ये उस दौर में उस चीज को मेंटेन करके चलते, शिक्षा की तरफ उन बच्चों को लेकर चलते, अपने समाज के लिए, हैं, या मैं किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा, एक समाज के बच्चे के लिए अगर ये कॉलेज वगैरह इस तरीके का कोई भी एजेंडा उठा के चलते हैं, तो आज कहीं ना कहीं बच्चे जो है उस दौर के आज एक मजबूत सरकारी दफ्तरों के अंदर बैठे हुए होते हैं, एक रुतबा होता उनके पास। क्या आपको ये लग रहा है कि जानबूझकर मुस्लिम आवाम को या मुस्लिम जो कह सकते हैं
जो बच्चे रहे हैं या फिर उस दौर के आपने कहा लीडरशिप रही है, उन लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया कि इनको पढ़ने ना दिया जाए, नहीं तो सवाल पूछेंगे? आपको ये कहना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। देखो, ये आप भी मानते हैं, हर समझदार आदमी जो है इस बात को तस्लीम करेगा। अगर नेता सारी ही सड़कें बनवा देगा तो फिर वोट किस चीज पे मांगेगा वो? हर गली में लाइट जल जाएगी तो फिर कैसे लोगों से वोट की अपील करेगा? हर बस्ती के अंदर अगर पानी की सुविधा होगी तो फिर वोट किस मुद्दे पे मांगेगा जानबूझ करके छोड़ी वो? जाती हाँ, ये बिल्कुल जानबूझकर है। और मैं किसी को मुस्लिम लीडर नहीं मानता। मुस्लिम लीडर वो है जिसके अंदर मुसलमानों का दर्द है, और लीडर वो है जो समाज, एक जाति की नहीं, एक किसी धर्म को नहीं, एक समाज को लेकर चलता है, वो सिर्फ लीडर होता है। वो चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो या वो किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक रखता है। मैं इन लोगों को मुस्लिम लीडर नहीं मानता। आज आप मेरठ के अंदर आइए, मैं नाम भी लेता हूँ, शाहिद मंजूर साहब हैं, ठीक है, अतुल प्रधान भी एक मुस्लिम राजनीति करते हैं, खुल के करते हैं, ठीक है, वो भी मुसलमानों की वोट लेते हैं। आपके शहर विधायक रफ़ीक अंसारी साहब हैं, और गुलाम मोहम्मद साहब हैं जो आज आरएलडी में हैं, ठीक है। तो आज कहाँ हैं ये लोग? कौन से बोल रहे हैं? आपने देखा होगा ईदगाह पे रफ़ीक अंसारी साहब जो है बेरियल से झुक के जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने कानून का पालन किया है। ठीक है, अच्छी बात है, कानून का पालन करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं कानून का पालन, लेकिन कम से कम कोई कानून जो पूरे देश के अंदर लागू हो। अब ये वक्फ बिल का चल रहा है, जब ये देश के अंदर लागू होगा तो सबको मानना पड़ेगा। अगर किसी शहर के अंदर, किसी बस्ती के अंदर कोई कानून लगता है तो कम से कम कानूनी दायरे में, ठीक है, संवैधानिक दायरे में, भाई ये विधायक एमपी बिठाए जाते हैं, बड़े बड़े लीडर बताते हैं ये लोग अपना आप को, तो कम से कम आप सवाल तो कर सकते हैं। सवाल क्यों नहीं कर पाते आप? वरना फिर आप इस्तीफा दीजिए। प्रशासन ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, तो आपका कहना है कि किसी ने जाकर पूछा ही नहीं साहब क्यों नहीं होगी? जब अन्य धार्मिक आयोजन हो सकते हैं तो नमाज क्यों नहीं होगी? किसी ने पूछा नहीं ना। किसने पूछा है बताइए आप? कोई एक नाम? किसी ने नहीं पूछा। भाई प्रशासन ने कह दिया, ठीक है, प्रशासन की बात को माने, लेकिन कम से कम एक प्रशासन से एक कानूनी संवैधानिक दायरे में कम से कम ये जो लीडर बने हुए हैं, ये विधायक एमपी एमएलए हैं, तो कम से कम कप्तान साहब के यहाँ जाते, जिला अधिकारी साहब के यहाँ पे जाते, कम से कम उनसे मालूम करते कि साहब ये हमारे लिए क्यों लागू है या किस संबंध में है ये, ठीक है। 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे की हमें जो है मोहलत चाहिए। इस तरीके से देखो, प्यार से सारे काम हो जाते हैं। वो अधिकारी हैं, उनका सम्मान होना बहुत जरूरी है हमारे लिए भी, ठीक है। तो लेकिन इन लोगों के अंदर कोई ऐसी हिम्मत ही नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि ये अपील तो शायद किसी ने नहीं की। शहर का हिसाब से हमने बात करने की कोशिश की और इस मसले पर तो वो भी बात नहीं कर पाए। नेता भी तमाम भाग रहे हैं और आवाम आप जैसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनसे होता क्या है? और दिक्कत ये है कि ना तो व्यवस्थाएं सही हो पा रही हैं, खास तौर से मुस्लिमों के लिए, ना विकास कार्य हो पा रहे हैं। और जब इस तरह की चीजें आती हैं तो हाय मुसलमान हाय बिल, हाय मुसलमान हाय बिल, तब दुहाई दी जाती है कि आओ मुसलमान सड़कों पर आ जाओ और अपने ऊपर मुकदमे लिखवाओ, जेल चले जाओ, हम आप पर राजनीति करेंगे। देखिए, मेरा सभी मुस्लिम लोगों से ये एक अपील है कि कोई भी कानून के खिलाफ ना जाए। देखिए, जो होता है वो होता रहेगा, ठीक है। अगर आपको कोई नेता बरगलाता है तो आप उसके पीछे बिल्कुल ना लगे, वो अपनी राजनीति के सिवा आपके साथ कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और अब आप ये देख लीजिए, हर वार्ड के अंदर, आज मैं थोड़ी सी एक इसके विकास की तरफ को भी आपको थोड़ी सी बताता हूँ। अभी महापौर के भी चुनाव हुए हैं, पीछे विधायक के भी चुनाव गए हैं। ये गलती निगम के सारे अधिकारियों की नहीं है कि सरकारी दफ्तर ही काम नहीं कर रहे, हम लोग खुद भी नहीं काम कराना चाह रहे। आपने, जनता ने वार्ड की किसी को पार्षद बना दिया, उसे पार्षद चुन लिया, उसे फुर्सत ही नहीं है अपने घर से निकलने की। भाई, जब आपके बस की नहीं था, आप उस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते। मैं वार्ड 81 का नागरिक हूँ, मेरा वार्ड देख लीजिए आप, 24 घंटे कूड़ा सड़कों पर रहता है, पार्षद जी का पता ही नहीं। उधर चले जाइए आप, वार्ड 88 में चले जाइए, 81 में चले जाइए, हैं, पार्षदों को कोई मतलब ही नहीं है क्या होना है। 76 के अंदर चले जाइए। खैर, उधर अभी शाहिद अब्बासी साहब के बेटे जो है पार्षद बने हैं, लेकिन हालात यही हैं एक से ही। मतलब हर जगह विकास कार्य से लेकर वक्फ बोर्ड तक की बात करें तो आपसी फूट और जग की लूट वाला मसला है कि आपस में फूट है। हम लोगों ने एक चीज हमें दी, बुजुर्गों ने, वो नहीं संभाली, अब सरकार आ गई कि आप पे संभाली नहीं जा रही है। और आप जिस चीज के लिए
कौम की खिदमत के लिए आपको ये चीज दी थी, आप कौम की खिदमत ना करके अपनी खिदमत कर रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम देखेंगे। जी जी जी, यही बात है। जब आपको कोई चीज दी गई और आपसे वो नहीं संभाली गई, इस चीज को मैं आपको बताऊं, कुरान में अल्लाह भी कहता है कि ए ईमान वालों, हमने आपको इस रूए जमीन का खलीफा बनाया, बाशर्त कि आप ईमान वाले रहो, बाशर्त कि आप मोमिन रहो, तो गालिब आप भी रहोगे, वरना हम तुमसे छीन कर किसी और को गालिब कर देंगे तुम पे। तो आज वो वक्त आ गया। अच्छा, शहर काजी से लेकर के जमे तक चले जाइए, कुर्सी का झगड़ा है। वफ्त बोर्ड में हम देख लें, बोर्ड में भी जो कुर्सी का झगड़ा है, तो भाई कुर्सी का झगड़ा है, समाप्त ही नहीं हो रहा हम लोगों का। जब समाप्त नहीं हो रहा है तो सरकार बीच में आ जा रही है। देखो, जब घर के अंदर फूट होती है, एक घर होता है कि उसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन जब घर के अंदर आपसी विवाद होता है तो मोहल्ले वाले बिना परमिशन के भी एंट्री कर देते हैं। मजबूरी होती है वो समाज की, है नहीं? ऐसा ही आज कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हो रहा है। जब अभी आप शहर काजी के मुद्दे को बता रहे हैं, आप अभी देखिए आप क्या हुआ है शहर काजी को लेकर भी। एक तरफ बुजुर्गों की तरफ से, शहर के जिम्मेदार नागरिकों की तरफ से, अच्छा मेन चीज तो ये है सबसे ज्यादा कि आज आलिम को पीछे करके जो अपना आप को लीडर बताते हैं, जो लीडर बनते हैं, वो फैसले कर रहे हैं बैठ के। सबसे बड़े नुकसान की बात तो ये है, नेता फैसले कर रहे हैं। जी जी। और दूसरी बात ये है, चलिए जब सालेकीन सदीकी साहब को एक शहर के बड़े मजमे ने, और उसमें कुछ आलिम भी मौजूद थे, शहर के मौजूद आलिम, उन्हें शहर काजी मुंतखब कर दिया गया, उस पर मोहर लगा दी गई। अब एक शहर से दूसरा तबका खड़ा होता है, वो कहता है कि हमने खिदमत की है। भाई ये दीन की खिदमत है, कोई घर की या फैक्ट्री की खिदमत नहीं है कि आप कहोगे जी मैंने इतने दिन काम किया है लेकिन मुझे सैलरी नहीं मिल रही, तो इसमें कोई सैलरी का तो मफाद है नहीं। अब उसमें कुछ शहर के लोग जो है पीछे से बैठ के इस काम को करा भी रहे थे। मैं आपको बता दूं, जिस दिन कारी शफीकुर रहमान साहब और शहर काजी साहब का इंतशार खत्म हुआ, ठीक है, उस दिन पूरे मेरठ ने देखा है, करीब करीब एक शख्स नया दिखा उसमें फोटो में, ठीक है। उन्होंने पोस्ट भी चलाई कि हमारी मेहनत जो है रंग लाई। मैं उन्हें भी बताता चाहता हूं कि आपने भी मेरठ की आवाम के लिए, खास करके मुसलमानों को एक बहुत बड़े नुकसान में पहुंचाया है नहीं? और आपकी वजह से मेरठ का मुसलमान बहुत ज्यादा बिछड़ गया, है नहीं? 15 दिन उनका कोई पता नहीं रहा, शहर गाजी साहब के जनाजे में उनका पता नहीं था उन साहब का। और जितने भी दूसरा पक्ष उधर खड़ा था, एक पक्ष इधर खड़ा था जामा मस्जिद की तरफ, उनकी कोई पोस्ट और कोई भी एंट्री नहीं दिखी कहीं भी कि वो सालेकीन सद्दीकी साहब के साथ खड़े हैं या फिर शफीकुर रहमान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस दिन कारी शफीकुर रहमान साहब और सालेकीन सद्दीकी साहब का जो है मुसाफा हुआ, वो गले मिले, उस दिन वो साहब आते हैं और सीट पर बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पोस्टें चलाते हैं। तो मैंने उन्हें एक बार और समझाया था, मेरे समझ जाएंगे वो, और शहर के लोग भी समझ जाएंगे। मैंने एक दिन उन्हें, फूटी तो है आप लोगों की, हाँ, ये सभी के, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, ये आपसी फूट है, मेरा उनसे कोई कंपेयर नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप इस तरीके की हरकतें ना करें, कोई भी, उसमें कोई भी हो, चाहे मैं अपना आपको लीडर बता रहा हूँ या उसमें आप हैं या कोई भी है। देखिए, समाज को एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, तो मेरा मानना ये है कि आप अच्छे इंसान बने, है नहीं? ना ही कि किसी धर्म जाति का चोला पहने, आप एक इंसानियत के लिए काम करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। उमर अनवर हमारे साथ थे और समाज सेवी हैं, एक समिति चलाते हैं, लेकिन इन्होंने बातों ही बातों में कई बातों को यहाँ साफ कर दिया, इशारों में, और ये भी बता दिया है कि शहर काजी के मसले पर लास्ट में क्या हुआ, किसने फोटो खिंचाकर राजनीति की। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अपने घर में अगर फूट पड़ी है तभी तो दूसरा लूटेगा। तो खास तौर से हर एतबार से, मुस्लिमों के हर एतबार से, चाहे वक्फ तोड़ बिल की बात हो या अपने इलाकों में सब जन समस्याओं की बात हो या कोई भी ऐसी बात रही हो जहां अपने आप लोग लड़े हों,
और थर्ड पर्सन बीच में आकर बोला हो कि साहब अब हम हैं, हमें मानिएगा। तो वैसा ही वक्फ बोर्ड बिल का जो कानून बन रहा है इसमें भी हुआ है। इनका साफ कहना है कि जब वक्फ बोर्ड को सही से नहीं चलाया जा रहा था, आवाम की खिदमत नहीं की जा रही थी, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इस पर निगाह डाली और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बिल बना दिया और अब गवर्नमेंट के लोग बैठेंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं आवाम का फायदा अब हो सकता है, लेकिन ये बात अभी नहीं लोगों को जानकारी है कि आवाम का कितना फायदा वक्फ बोर्ड में था या कितना भविष्य में होगा। ये तमाम चीजें अभी भी भविष्य के गर्भ में है। अपने सहयोगी फहीम के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।